ज्यादातर लोग समझते हैं कि विजय सलगांवकर ने एक परफेक्ट क्राइम किया, बट एक्चुअल में उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करके पुलिस को मैनिपुलेट किया था। दृश्यम, जिसकी कहानी एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जहां विक्टिम सिर्फ एक लड़का नहीं, पूरी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है। या तो विजय सलगांवकर एक जेन्युइनली जीनियस है या बस एक लकी चेन ऑफ कोइंसिडेंसेस जो उसके फेवर में चलती गई। पहले समझते हैं हम अपने प्राइमरी सब्जेक्ट को। विजय सलगांवकर जो पेशे से एक सिंपल केबल ऑपरेटर है, गोवा में रहने वाला, और एजुकेशन सिर्फ 4th फेल। लेकिन यहाँ एक हिडन वेरिएबल है, द सिनेमा इंसाइक्लोपीडिया। विजय किताबें नहीं पढ़ता, वो ह्यूमन पैटर्न्स को स्क्रीन पर ऑब्जर्व करता है। उसे मूवीज देखने का बहुत शौक है। उसकी फैमिली में विजय सलगांवकर के अलावा उसकी पत्नी, उसकी बड़ी बेटी और उसकी एक छोटी बेटी हुआ करते थे, जो बड़े आराम से बड़ी सिंपल लाइफ बिता रहे थे। विजय की बेटी स्कूल ट्रिप में सैम नाम के लड़के से मिलती है। सैम शरारत में ही उसकी बेटी की एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे कि वो बाद में उसको ब्लैकमेल कर पाए। ब्लैकमेल करते करते वो उनके घर तक पहुंच जाता है, जिसमें एक्सीडेंटली सैम का मर्डर हो जाता है। विक्टिम सैम, जो सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि आईजी मीरा देशमुख का बेटा था। यहाँ एक आम आदमी क्या करता, या तो भाग जाता या सरेंडर कर देता, लेकिन विजय ने एक तीसरा रास्ता चुना। इस पॉइंट पर विजय के पास एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन एडवांटेज था। उसने बॉडी को गायब भी कर दिया था, लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि कोई क्राइम हो चुका है। विजय जानता था कि जब आईजी को पता चलेगा तो वो लॉजिक से नहीं, पावर एंड इमोशन से इन्वेस्टिगेट करेगी। उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि पुलिस का इंटेरोगेशन एल्गोरिदम क्या होगा। यहाँ से स्टोरी क्राइम की नहीं, मैनिपुलेशन की शुरू होती है। विजय ने डिसाइड कर लिया था कि वो सच को छुपाएगा नहीं, बल्कि एक नई रियलिटी क्रिएट करेगा जो एक्चुअल सच से भी ज्यादा बिलीवेबल हो। ये एक सिंपल भागम भाग नहीं है, ये एक वॉर की शुरुआत थी। लेकिन क्या था विजय का सबसे बड़ा मूव? एक ऐसी जगह ढूंढना जहां पर पुलिस बॉडी ढूंढने की हिम्मत भी ना करे। लेकिन सिर्फ बॉडी छुपाना काफी नहीं है। विजय जानता था कि फिजिकल एविडेंस से ज्यादा पुलिस उससे मेंटल प्रेशर से हारेगी। इसलिए उसने तैयार किया अपना एक मास्टर प्लान। विजय ने एक ऐसी फेक टाइमलाइन बनाई जो एक्चुअल सच से भी ज्यादा सॉलिड थी। कैसे? ये बात है 3 अक्टूबर की। विजय ने अपनी फैमिली को पणजी ले जाने का फैसला किया। लेकिन क्यों? उन्हें विटनेस बनाने के लिए। उसने स्वामी चिन्मय आनंद जी के आश्रम में हाजिरी लगाई, जिनका एक्चुअल में सत्संग 2 अक्टूबर को था। 3 अक्टूबर में उन्होंने आश्रम में हाजिरी लगाई, रेस्टोरेंट में पाव भाजी खाई, मूवी देखी और बस में ट्रैवल किया। इसमें एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहां पर विजय एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करता है और एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में क्लियरली अपना फेस दिखाता है। विजय ने वहां पे उन सभी लोगों से बात करी जिन जिन के दिमाग में वो एक फॉल्स मेमोरी इंस्टॉल करना चाहता था। वो उन सब लोगों को बार बार जाके कह रहा था कि हम 2 तारीख को भी यहाँ आए थे, ताकि उनका दिमाग पुरानी मेमोरी को डिलीट करके आपकी दी हुई न्यू इन्फॉर्मेशन को सच माने। ये वही बात है कि जब हम एक झूठ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमें सच लगने लग जाता है। स्टेप 2, विजय ने हर टिकट, हर बिल और हर रिसीट को प्रिजर्व किया। जब पुलिस पणजी में मिले हुए विजय द्वारा लोगों से पूछती है तो उनके पास सिर्फ एक मेमोरी होती है जिसमें वो कहते हैं कि विजय और उसकी फैमिली 2 अक्टूबर को यहाँ आए थे। स्टेप 3, सबसे मुश्किल पार्ट था अपनी फैमिली को ट्रेन करना। विजय ने उन्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया, उसने उन्हें सेम स्टोरी 100 बार रिपीट करवाई कि हम पणजी गए थे, सत्संग सुना, पाव भाजी खाई, मूवी देखी। ये जीनियस था। क्यों? क्योंकि विजय ने उनके दिमाग से डर हटाकर एक नई रियलिटी भर दी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी वीकनेस थी। अगर पुलिस के प्रेशर में आकर फैमिली का एक भी मेंबर इस रियलिटी को भूलकर एक्चुअल सच बता देता तो पूरा का पूरा प्लान वहीं पर कोलैप्स हो सकता था। विजय ने अपनी फैमिली के इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ी बेट लगाई थी। चलिए आगे देखते हैं कैसे उसने मूवीज को अपना मैनुअल बनाया। अक्सर लोग पूछते हैं, एक चौथी फेल आदमी इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकता है? जवाब उसके केबल ऑफिस में छुपा है। विजय ने क्राइम प्लान नहीं किया था, उसने बस वो किया जो आज तक वो फिल्मों में देखता आ रहा था। ज्यादातर लोग मूवीज को अपने एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, लेकिन विजय उन्हें एक केस स्टडीज की तरह समझता था। उसने सीखा कि झूठ तभी सच लगता है जब आप उसका सबूत दिखाते हो। मूवीज टिकट, रेस्टोरेंट बिल,
आश्रम का विजिट, ये सब उसने एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह डिजाइन किया था। बट विजय का सबसे बड़ा वेपन था उसकी एनालिसिस। उसने सैकड़ों मूवीज देखकर पुलिस की साइकोलॉजी को डिकोड कर लिया था। उसे पता था कि पुलिस सबसे पहले सस्पेक्ट को टॉर्चर करती है, जैसे पुलिस ऑफिसर गाइटोंडे ने उसकी फैमिली को बुरी तरह से मारा। फिर पुलिस एविडेंस ढूंढती है और लास्ट में इमोशनल प्रेशर देती है। विजय ने इन तीनों स्टेप्स के लिए पहले से ही काउंटर मेजर्स रेडी कर लिए थे। बट यहाँ एक डीप मैसेज है, इंफॉर्मेशन प्लस इंटेंट इक्वल्स टू पावर। विजय के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन थी, अपनी फैमिली को बचाने का इंटेंट था। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक चौथी फेल आदमी भी एक आईजी ऑफ पुलिस के सिस्टम को क्रैश कर सकता है। विजय ने सिनेमा को एस्केप की तरह नहीं, एक टैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरह यूज किया। उसने साबित कर दिया कि अगर आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएं तो दुनिया का कोई भी सिस्टम इनविंसिबल नहीं है। लेकिन क्या पुलिस इतनी कमजोर थी, या फिर उन्होंने विजय को अंडर एस्टिमेट किया? आईजी मीरा देशमुख कोई आम ऑफिसर नहीं थी, वो इंटेलिजेंट भी थी और एक माँ होने के नाते इमोशनली ड्रिवन भी। उसने वही किया जो एक टॉप इन्वेस्टिगेटर को करना चाहिए, उसने पैटर्न्स को चैलेंज किया। मीरा देशमुख जानती थी विजय सलगांवकर को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने वीकेस्ट लिंक को टारगेट किया, उसके बच्चे। गाइटोंडे के जरिए ब्रूट फोर्स का यूज करना एक कैलकुलेटेड मूव था। उन्हें लगा कि फिजिकल दर्द से इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। अनु, विजय की छोटी बेटी, का डर उनका सबसे बड़ा वेपन बना। इसके चलते मीरा देशमुख के इंस्ट्रक्शंस पर पुलिस ने इंटेरोगेशन को एक ब्रूटल फोर्स में बदल दिया और मारपीट से उस फैमिली से सच निकलवाने की कोशिश करी। लेकिन विजय की दी हुई ट्रेनिंग और फैमिली का इमोशनल कनेक्शन इतना स्ट्रांग रहा कि अब तक किसी ने अपना मुंह नहीं खोला था। बट पुलिस ने उसकी पूरी फैमिली, बल्कि उनके बच्चों को इतना मारा कि एक मोमेंट ऐसा आया कि पुलिस ने एक्चुअली केस क्रैक कर लिया। अनु ने डर कर वो जगह बता दी जहां उसने कुछ दफन होते देखा था। इस पॉइंट पर पुलिस की विक्ट्री 99% पक्की थी। उनके पास कन्फेशन था, लोकेशन थी और इंटेंट भी। अनु ने बताया कि विजय के घर के अंदर ही उसने कुछ दफन होते हुए देखा है। वहां पहुंचकर जब मिट्टी खोदी गई, वहां सैम की बॉडी की जगह एक मरा हुआ जानवर मिलता है, तो वहीं पूरा केस कोलैप्स हो जाता है। विजय ने अपने शातिर माइंडसेट से फिजिकल एविडेंस को भी करप्ट कर दिया था। उसने जानबूझकर एक मरे हुए जानवर को अपने घर के अंदर दफनाया ताकि उसकी फैमिली का एक मेंबर देख पाए, ताकि गलती से भी ये इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस के पास जाए तो पुलिस का सारा फोकस इस जगह पे चला जाएगा। विजय ने जानबूझकर ये सारा प्लान किया था। पुलिस इतनी श्योर थी कि उन्हें बॉडी मिल जाएगी कि उन्होंने अल्टरनेटिव लॉजिक सोचना बंद कर दिया। जब वो जानवर मिला तो सिर्फ मिट्टी नहीं खोदी गई, मीरा देशमुख का लॉजिक और अथॉरिटी भी खो दी गई। मीरा देशमुख की गलती ये थी कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस में हार गई। उसने विजय को क्रिमिनल की तरह इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन विजय अपने दिमाग से खेल रहा था। उसने सच को इतना झूठ से भर दिया कि सच ढूंढना नामुमकिन हो गया। तो आखिर विजय ने बॉडी छुपाई कहाँ थी? ज्यादातर क्रिमिनल्स या तो जंगल में बॉडी फेंक देते हैं या फिर नदी में बहा देते, लेकिन विजय जानता था कि पुलिस सबसे पहले इन्हीं एरियाज में दिखेगी। उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां पर पुलिस ढूंढने की कभी भी हिम्मत ना करती, एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन। दरअसल जिस टाइम ये मर्डर केस हो रहा था, विजय की केबल शॉप के पास का पुलिस स्टेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लॉजिक बहुत सिंपल था, पुलिस स्टेशन एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है, कोई भी क्रिमिनल वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वहां की मिट्टी खोदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विजय ने सिस्टम के ट्रस्ट को ही वेपन बनाया। उसने सैम की बॉडी को वहां सील कर दिया जहां से ही लॉ ऑपरेट होने वाला था। ये मूव जीनियस तो था, लेकिन एक्सट्रीम रिस्क भी था। सोचिए अगर उस वक्त कोई नाइट वॉचमैन या कोई लेबर जाग रहा होता, या अगर अगले दिन मिट्टी खोदने की जगह चेंज हो जाती। एक छोटी सी गलती और विजय का प्लान खत्म। लेकिन यहाँ एक लॉजिक गैप था। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता तो एविडेंस परमानेंटली सील भी हो जाता, लेकिन जब तक फ्लोरिंग नहीं हुई थी तब तक विजय वल्नरेबल था। पुलिस स्टेशन की फाउंडेशन में एक बॉडी नहीं थी, वहां विजय का कॉन्फिडेंस भी दफन था। उसे पता था जब तक फाउंडेशन नहीं खोदेंगे तब तक सच बाहर नहीं आएगा, और फाउंडेशन खोदने के लिए एक सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है जो विजय कभी बनने ही नहीं देता। अब आते हैं एक सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये एक जीनियस प्लान था
या फिर लकी एस्केप। मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी सिस्टम 100% फूल प्रूफ नहीं होता। विजय का प्लान भी परफेक्ट नहीं था, वो सिर्फ ऑप्टिमाइज था। अगर हम एग्जामिन करें उसकी प्लानिंग वर्सेस लक की रेशो को, तो प्लानिंग के अंदर विजय ने एक फेक रियलिटी कंस्ट्रक्ट करी। विटनेस के दिमाग के अंदर उसने वो इन्फॉर्मेशन डाली जो वो चाहता था वो पुलिस को बताए। ये एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल मूव था। पुलिस स्टेशन के नीचे बॉडी छुपाना एक हाई लेवल स्ट्रेटेजी थी, लेकिन यहाँ पर किस्मत का बहुत बड़ा रोल था। सोचिए अगर मिट्टी खोदने वाली लेबर ने उस रात विजय को देख लिया होता, या सैम की वॉच या फोन या कोई और चीज वहां गिर गई होती। दूसरा, विजय ने अपनी फैमिली पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। अगर अनु या उसकी वाइफ इंटेरोगेशन के वक्त सिर्फ 5 मिनट और टूट जाती तो पूरा प्लान वहीं क्रैश हो जाता। बट विजय ने लक पर भरोसा नहीं किया, उसने लक के लिए स्पेस बनाई। उसने इतने ज्यादा फॉल्स लीड्स और नॉइज क्रिएट कर दी कि किस्मत ने उसी का साथ दिया। रियल लाइफ में भी लक हमेशा प्रिपेयर्ड माइंड का साथ देता है। विजय प्रिपेयर्ड था, उसने सिस्टम के लूप होल्स को इतना टाइट कर दिया था कि पुलिस के पास प्रूफ ढूंढने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे? क्या विजय एक हीरो है या एक मास्टर मैनिपुलेटर? क्रिमिनल? यस। लॉ की नजर में मर्डर को छुपाना और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना एक क्राइम। प्रोटेक्टर? यस। एक पिता होने के नाते उसने अपनी फैमिली को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाया। उसके लिए सोशल जस्टिस से बड़ा पर्सनल ड्यूटी था। जीनियस? पार्शली। विजय की असली ताकत उसका आईक्यू नहीं, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन था। विजय ने क्राइम नहीं जीता, उसने सिस्टम के लूपहोल्स को जीता। उसे पता था कि इंसानी दिमाग लॉजिक से ज्यादा स्टोरी पर यकीन करता है। उसने अपने आसपास वालों को एक ऐसी स्टोरी सुनाई कि उसके जितने भी विटनेस थे वो सिर्फ वो ही बोल रहे थे जो विजय उनसे बुलवाना चाह रहा था। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? उसका दिमाग या उसका इंटेंशन। उसने सच को नहीं छुपाया, उसने एक ऐसी नई सच्चाई बना दी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि विजय सलगांवकर और उसकी फैमिली का आगे चलकर क्या होता है। क्या वो नॉर्मली अपनी लाइफ जी पाते हैं या फिर ये मर्डर केस कभी दोबारा फ्यूचर में उनके सामने आएगा।